हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। बच्चों, हमने इसके 3 भाग पढ़ लिए हैं। पहले भाग में हमने जाना विश्व के प्रमुख देश और जनजातियों के परिचय के बारे में। दूसरे भाग में हमने पढ़ी एस्किमो जनजाति और तीसरे भाग में हमने पढ़ी थी बुशमैन जनजाति के बारे में। आज ये चौथा भाग है और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भील जनजाति के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आप अपना पेन, नोटबुक और बुक उठा लीजिए और मेरे साथ में पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है बच्चों, हम अध्ययन करेंगे आज भील जनजाति का। हमारे सिलेबस में 4 जनजातियां हैं, एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति और गोंड जनजाति। इसमें से एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? भारत से बाहर रहती है और भील और गोंड जनजाति भारत के अंदर रहती है। तो हमने एस्किमो के बारे में अध्ययन कर लिया है, बुशमैन के बारे में भी अध्ययन कर लिया है और आज हम अध्ययन करने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही समझा आपने। भील जनजाति जो भारत के 4 राज्यों में निवास करती है। यह आपको एक दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें भील जनजाति की महिला को दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे दृश्य हैं जो हमें आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। यानी जो जनजातियां हैं वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और ये भी हमारे जैसे ही होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आधुनिक मानव के संपर्क में आने लगे हैं और इससे इनके जीवन में बदलाव हो रहा है। तो देखते हैं आज हम भील जनजाति के किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम भील जनजाति के 4 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि निवास क्षेत्र, इनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन करेंगे, समाज व संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे और आधुनिक समाज से किस प्रकार से इनके जीवन में बदलाव हो रहा है इसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो जो इनका निवास क्षेत्र वो कहाँ है, ये देखते हैं मानचित्र के माध्यम से। बच्चों, भील जनजाति भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में इनका निवास स्थान है, जैसे कि अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर 2 जनजातियाँ दिखाई हुई है। भारत की जो 2 जनजातियाँ हैं, भील और गोंड जनजाति। तो जो ये क्षेत्र है, ये किसका क्षेत्र है? भील जनजाति का क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये गोंड जनजाति का क्षेत्र है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये क्षेत्र किसका है? भील जनजाति का है। एक बार इसको फिर से देख लेंगे बच्चों। ये भील जनजाति का क्षेत्र है, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला और ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो 4 राज्यों में विस्तृत है और वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। क्या क्या कहा मैंने? एक तो नाम आता है राजस्थान का, दूसरा नाम आता है मध्य प्रदेश का, फिर नाम आता है गुजरात का और चौथा नाम आता है महाराष्ट्र का। तो जो भील जनजाति है वो कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है? 4 राज्यों में विस्तृत है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य। और 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यानी जो इनका निवास क्षेत्र है वो पहाड़ी दृष्टिगत हो रहा है हमें। ठीक है बच्चों, तो आप अपना मैप भी रेडी कर लीजिए मेरे साथ में और मैप के अंदर इनकी लोकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है और उसके अंतर्गत आपको ये मैप बनाना होगा और इसी प्रकार भील जनजाति की या फिर गोंड जनजाति की जो क्षेत्रीय विस्तार है वो बताना पड़ेगा और इससे आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो भील जनजाति है वो कहाँ रहती है? पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। अब बात करेंगे हम भील
शब्द की कि भील शब्द कहाँ से आया है। भील शब्द आया है द्राविडियन भाषा के शब्द से और वो शब्द है बीलू शब्द। क्या शब्द है? बीलू शब्द है और बीलू का अर्थ होता है तीरंदाज। जी हाँ बच्चों, बीलू शब्द द्राविडियन भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है तीरंदाज। यानी हमें समझ सकते हैं कि भील कैसे होते हैं? अच्छे तीरंदाज होते हैं। इसके अलावा संस्कृत में एक धातु है जो है भिल्ल धातु और उसके अंदर जो क्रिया का मूल है उसका अर्थ होता है मारना या भेदना या वध करना। इस धातु का क्या अर्थ होता है? मारना, भेदना या फिर वध करना। तो हम कुल मिलाकर ये बात समझ रहे हैं कि जो भील जनजाति है वो पूर्व में क्या रही होगी? एक अच्छी आखेटक जनजाति रही होगी और जिसका प्रमुख कार्य क्या है? शिकार करना या फिर तीरंदाजी करना। बच्चों, इनके बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, जो भील जनजाति है वो पहाड़ों पर भी रहती है और मैदानों पर भी रहती है। तो वो क्षेत्र जहाँ पर ये पहाड़ों पर रहती है उसे हम क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पालवी। यानी जो भील पहाड़ों पर रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, हम उसे पालवी कहते हैं। और जो भील मैदानों में रहते हैं, ये मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र में रहने वाले भील को हम क्या कहते हैं? वागड़ी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो लिखना स्टार्ट करेंगे। यह राजस्थान की आदिवासी जनजाति की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है। तो मेरे साथ में आप लिखते रहेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से भीलों का द्वितीय स्थान आता है। और पालवी शब्द क्या होता है? पालवी शब्द मैंने आपको बताया था कि वो भील जो पहाड़ियों पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। यहाँ बताया था आपको, ये पालवी जो ऊंची पहाड़ियों पर रहते हैं वो भील पालवी कहलाते हैं। उसी प्रकार मैदानी क्षेत्रों में जो रहने वाले भील होते हैं उन्हें हम वागड़ी भील कहते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में। बच्चों, ये ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको अति लघुतरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत पूछा जाएगा और आपको इनका जवाब बहुत आसानी से देना पड़ेगा। बच्चों, ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में। पालवी कौन होते हैं? पालवी ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले भीलों को क्या कहते हैं? पालवी कहते हैं। उसी प्रकार मैदानों में रहने वाले भीलों को क्या कहते हैं? वागड़ी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु लिखेंगे। भारत में संथाल, गोंड के बाद में भील तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है बच्चों, संथाल और गोंड के बाद में जो भील जनजाति है वो तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से भील शब्द की उत्पत्ति बीलू से हुई है और बीलू कौन सी भाषा का शब्द है? द्राविडियन भाषा का शब्द है। और संस्कृत में भिल्ल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? मारना, वध करना या फिर किसी का अंत कर देना। तो लिखेंगे बच्चों इसके बारे में। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू से हुई है जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। यानी भील कैसे होते हैं? अच्छे तीरंदाज होते हैं। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। बच्चों, जो शिव भगवान हैं उनके एक पुत्र थे निषाद। निषाद ने भगवान शिव का जो बैल था नंदी, आप जानते होंगे ज़रूर इस बारे में, नंदी को निषाद ने मार दिया था और इसी बात से क्रुद्ध होकर भगवान शिव ने अपने पुत्र निषाद को कहाँ फेंक दिया था? पर्वतों पर। और ऐसा कहते हैं कि जो निषाद के ही वंशज हुए वो कौन कहलाए? भील कहलाए। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं कि किस प्रकार से महादेव निषाद से गुस्सा हो गए थे क्योंकि निषाद ने महादेव के बैल नंदी को मार दिया था और फिर महादेव ने निषाद को पर्वतों पर
भेज दिया गुस्सा होकर और उन्हीं के वंशज भील कहलाए। उसी प्रकार बच्चों एक और कथा इस प्रकार से है कि भगवान राम को दंडकारण्य में जिसने बेर खिलाए थे वो कौन थी? शबरी थी, और वो शबरी भी भील जनजाति से ही संबंधित थी। इसी प्रकार कर्नल टॉड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उन्होंने कहा कि अकबर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप को जिन लोगों ने सपोर्ट किया था उसमें भी भील जनजाति का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चों इन्होंने उदयपुर, चित्तौड़, कोटा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अपना शासन भी स्थापित किया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं बच्चों? आप लिख सकते हो। ये देखिए बच्चों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। और इन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जा रहा था? डगारिया। डगारिया मतलब डूंगरपुर। बासिया, बासिया मतलब बांसवाड़ा। उसी प्रकार कोटिया, कोटिया मतलब कोटा। और देआवा, देआवा मतलब उदयपुर। तो बहुत सारी कहानियाँ हैं इनके लिए, ठीक है बच्चों। और आप जब इसे याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये बहुत इजी है और बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो लिखते हैं इसके बारे में। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ियन भाषा के बीलू से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। भीलों की उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। कर्नल टॉड के अनुसार बच्चों, ये बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने कहा कि तत्कालीन मेवाड़ राज्य की अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध युद्ध में मदद की थी। उसी प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से इस जनजाति ने डगारिया यानी कि डूंगरपुर, बासिया यानी कि बांसवाड़ा, कोटिया यानी कि कोटा और देआवा यानी उदयपुर पर भी शासन किया है। किस प्रकार हमने एस्किमो और बुशमैन के शारीरिक लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उसी प्रकार जानकारी प्राप्त करेंगे हम भील जनजाति के बारे में। इनका कद कैसा होता है? नाटा होता है, रंग काला होता है, नाक चौड़ी होती है और आंखें लाल होती है। तो क्या देखा हमने कि नाटा कद, रंग काला, नाक चौड़ी और आंखें लाल होती है। इसी प्रकार बच्चों इनके बाल रूखे होते हैं और जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है, लेकिन फिर भी शरीर सुगठित होता है और सुडौल होता है, यानी बहुत मोटे नहीं होते हैं ये लोग। उसी प्रकार बच्चों ये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ईमानदार होते हैं और चारित्रिक विशेषता इनमें इतनी ज़्यादा उन्नत होती है कि ये चोरी करने को धार्मिक पाप मानते हैं, यानी चोरी करने को ये अधर्म मानते हैं, पाप मानते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार इनकी जो आदत होती है वो कैसे होती है? ये आज़ादी प्रेमी होते हैं, बंधन इनको स्वीकार्य नहीं होते हैं। तभी तो इन्होंने अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप को भी मदद की थी। ठीक है बच्चों, तो हम भील जनजाति का 4 पॉइंट्स के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था हमारा पहला पॉइंट होगा निवास क्षेत्र से जुड़ा हुआ कि ये किन किन क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार जो दूसरा पॉइंट क्या होगा? आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ, आर्थिक क्रियाएं। और तीसरा बिंदु होगा समाज व संस्कृति के बारे में। और चौथा पॉइंट होगा आधुनिक समाज से किस प्रकार से इनका संपर्क हो रहा है। तो इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे और इसमें से जो पहला पॉइंट है निवास क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो जो इनका निवास क्षेत्र है बता दिया है मैंने आपको कि ये 4 राज्यों में रहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। बच्चों एग्जाम में अक्सर लोकेशन पूछी जाती है, आपको एक रिक्त मानचित्र दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि भीलों के जनजाति के जो जनजाति क्षेत्र है वो मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको इस प्रकार से दर्शाने होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जनजाति 4 राज्यों में रहती है और कौन कौन से पर्वतों में रहती है? अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो लिखेंगे इसके बारे में
की है अरावली, विंध्याचल व सतपुड़ा की पहाड़ियों में और वन क्षेत्र में रहती है। इसी प्रकार 4 राज्यों के किन किन जिलों में यह जनजाति रहती है, इसकी एक हमने सूची बना ली है। जैसे राजस्थान राज्य में ये किन किन जिलों में रहती है, तो राजस्थान में यह 4 जिलों में रहती है। पहला नाम है बांसवाड़ा का, दूसरा नाम है उदयपुर का और तीसरा नाम है चित्तौड़गढ़ का, और एक और नाम आएगा यहाँ पर और वो होगा डूंगरपुर का, डूंगरपुर। तो ये 4 जिले हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन 4 जिलों में यह राजस्थान में निवास करती है। उसी प्रकार बच्चों जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें 3 जिले हैं, झाबुआ, रतलाम और धार जिले। ठीक है। गुजरात में भी 5 जिले हैं, पंचमहल, बड़ोदरा, जलगांव, नासिक और धुले जिला। इन 5 जिलों में गुजरात के अंतर्गत यह जनजाति निवास करती है। जो चौथा राज्य है वो है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद और अहमदनगर वो जिले हैं जहाँ पर भील जनजाति का निवास क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, अगली बात करेंगे हम भीलों के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। जिस प्रकार हमने एस्किमो और बुशमैन के आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा की थी, उसी प्रकार चर्चा करेंगे भीलों के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी। जो भील हैं उनके आर्थिक क्रियाकलापों को भी हमने 5 भागों में बांट दिया है, जैसे कि आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और औजार और बर्तन। यदि हम बात करें आखेट की, तो बच्चों जो भील जनजाति है उन्होंने अब आखेट की क्रियाएं करना कम कर दिया है और कृषि कार्य वो ज़्यादा करते हैं। कृषि की भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले भील हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पालवी कहते हैं, और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले भीलों को हमने क्या कहा था, वागड़ी कहा था। ठीक है बच्चों, तो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले भील वागड़ी कहलाए और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भील क्या कहलाए, पालवी कहलाए। उसी प्रकार बच्चों भील एक कृषि करते हैं जिसको हम बोलते हैं झूमिंग कृषि, यानी कि स्थानांतरित कृषि। क्या होती है स्थानांतरित कृषि? बच्चों जो जनजातियां होती है वो किसी भी एक स्थान पर कृषि कार्य नहीं करती है, बल्कि स्थान बदलती रहती है, तभी तो इस कृषि का नाम है स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं। इसके लिए सबसे पहले वो क्या कार्य करते हैं, एक स्थान का चुनाव करते हैं और उस क्षेत्र पर जो भी वनस्पति है उसको काट देते हैं, उसको काट कर उनको जला देते हैं। इस वजह से इसका एक और नाम भी हो जाता है कर्तन और दहन कृषि। ठीक है बच्चों, कर्तन और दहन कृषि। तो स्थानांतरित कृषि की शुरुआत कैसे हुई कि किसी भी एक क्षेत्र का चुनाव कर लिया और वहाँ की वनस्पति को काट दिया और जला दिया। अब उस स्थान पर ये जनजातियाँ 3-4 वर्ष तक खेती करती है और जब उस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता में कमी आने लग जाती है तब ये उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं और अगले क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं और इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। तो भील कैसे कृषि करते हैं? स्थानांतरित कृषि करते हैं। और स्थानांतरित कृषि भी 2 प्रकार से की जाती है। एक वो कृषि जो पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं, इसका भी एक स्पेशल नाम है चीमाता। क्या बोलते हैं इसे? चीमाता बोलते हैं। और जो मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है उसे बोलते हैं दजिया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार इनका जो भोजन है उसमें मक्का का प्रमुख स्थान होता है और वैसे फेस्टिवल्स पे और उत्सव पर ये लापसी बनाकर भी खाते हैं। और तो और इनको महुआ से बनी शराब का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। ठीक है, हम इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर हम एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इनके जो वस्त्र हैं इनके ऊपर अब आधुनिकता का प्रभाव दिखने लगा है। ठीक है बच्चों, और ये आभूषण पहनते हैं चांदी के, निकल के, इस प्रकार के। इनके जो निवास गृह होते हैं ये प्रकीर्ण होते हैं, यानी दूर दूर ये लोग निवास करते हैं
और इसके अंदर भी बहुत सारी शब्दावली आएगी, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। औजार और बर्तन, उसी प्रकार बच्चों इनके जीवन में बहुत सारे औजार और बर्तनों का समावेश होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले इनकी आजीविका के बारे में, और वो है कृषि। ठीक है बच्चों, वैसे तो खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि और पशुपालन सभी इनकी आजीविका का आधार है, लेकिन फिर भी आदिम कृषि इनकी आजीविका का मुख्य आधार है। लिखेंगे इसके बारे में। आखेट, पूर्व में ये महान शिकारी थे, लेकिन अब 80% भील कृषि कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि वन्य जीवन अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जानवर को मारना कानून के विरुद्ध है, इसीलिए 80% जो भील है वो अब कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था चीमाता और दजिया के बारे में। चीमाता कैसी कृषि होती है? जो पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं चीमाता कृषि। और ये भी कैसी कृषि होती है? स्थानांतरित कृषि होती है। और उसी प्रकार दजिया कृषि जो कि मैदानी क्षेत्रों पर की जाती है, दजिया। ठीक है बच्चों, देखते हैं कि किस प्रकार कृषि कार्य कर रहे हैं। देखिए बच्चों, ये दजिया प्रकार की कृषि है जो कहाँ की जाती है? मैदानी भागों में ये कृषि की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे इनके भोजन के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि इनका भोजन का मुख्य भाग क्या होता है? मक्का होता है। यानी साल भर ये क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी चावल, लापसी और राबड़ी के साथ साथ गेहूं, चना, उड़द व मूंग व सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल हो गई है। और तो और बच्चों ये मांसाहारी भी होते हैं और ये मदिरा सेवन के भी व्यसनी होते हैं। यानी शराब, मदिरा का अर्थ क्या है यहाँ पर? शराब से है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके वस्त्र के बारे में। वर्तमान में पुरुष कमीज, धोती, साफा पैंट और शर्ट पहनने लगे हैं। यानी अब आधुनिकता का प्रभाव इनके वस्त्रों पर भी दिखाई दे रहा है। स्त्रियां पहनती है घाघरा, कांचली और लुगड़ी। और उसी प्रकार बच्चों भील स्त्रियां लाख व कांच की चूड़ियों से अपने आप को सजाती है। इनके जो आभूषण होते हैं वो चांदी से, पीतल से और निकिल से निर्मित होते हैं। अगला बिंदु है हमारा भील जनजाति के आवास। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार भील जनजातियों के घर बने हुए होते हैं। इनके घर कैसे होते हैं? प्रकीर्ण होते हैं, यानी कि दूर दूर होते हैं। झोपड़ियों, खेत के छोटे टुकड़े के मध्य टीले पर बनाई जाती है। प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है, यानी ये आत्मनिर्भर होते हैं। इसी वजह से तो क्या लिखा है कि प्रत्येक झोपड़ी अपने आप में पूर्ण होती है और उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होती है, जिसमें आवास के साथ साथ अन्न भंडारण और पशुओं को भी रखने की भी सुविधा होती है। घर की दीवारें मिट्टी, पत्थर व बांस से तथा छत खपरेल से बनी होती है। और वर्तमान में पक्के मकानों का चलन भी बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि भील जनजाति पर आधुनिकता का प्रभाव दिखाई देता है। बच्चों कुछ शब्दावली है वो आप नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। फला, क्या होता है फला? भीलों के छोटे गांव के समूह को क्या बोलते हैं? फला बोलते हैं। लिखेंगे बच्चों, भीलों के छोटे गांव के समूह को फला कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो पाल होता है वो क्या होता है? एक बड़ा गांव होता है, उसे हम पाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अंतर करेंगे कि फला क्या है। फला भीलों के छोटे गांव के समूह को फला कहते हैं और पाल होता है एक बड़ा गांव। उसी प्रकार बच्चों जो गमेती होता है वो पाल का क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है, लिखेंगे पाल के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। ये छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। औजार और बर्तन, धनुष, बाण, तलवार और खंजर इनके प्रमुख अस्त्र शस्त्र हैं। और इनके दो प्रकार के बाण होते हैं, एक होता है हरियो और दूसरा होता है रोबदो। तो लिख लेंगे आप हरियो और रोबदो। उसी प्रकार बच्चों एक फटकिया होता है। फटकिया क्या होता है ना? इंटरेस्टिंग शब्द।
पक्षियों को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का फंदा होता है इनके पास में, उसे क्या कहते हैं? फटकिया कहा जाता है। संपन्न भील अब बंदूकों का भी उपयोग करने लगे हैं। मिट्टी के बर्तन, मक्का पीसने की चक्की और बांस का पालना इनके घर में जरूर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? भीलों के निवास क्षेत्र और भीलों के आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे तीसरे बिंदु के बारे में, जो किससे जुड़ा हुआ है? समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये एक पितृसत्तात्मक समाज होता है और यहाँ पर बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं भी पाई जाती है। भीलों का समाज पितृसत्तात्मक होता है, यानी घर का मुखिया पुरुष होता है। उसी प्रकार बच्चों, यहाँ पर रीति रिवाज भी बहुत सारे होते हैं, विवाह संबंधी भी बहुत सारी अलग अलग प्रथाएं हैं, उन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, भील अनेक पितृसत्तात्मक समूह व कुलों में संगठित है और प्रत्येक कुल का अपना गण चिन्ह होता है, यानी कोई विशेष प्रकार का प्रतीक होता है। और इनमें बहुपत्नी प्रथा का भी प्रचलन है, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नी भी रख सकता है। तो लिखेंगे इनमें बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। उसी प्रकार बच्चों एक और शब्द आता है दापा, है ना? इंटरेस्टिंग शब्द। फिर से दापा क्या होता है? वर पक्ष कन्या पक्ष को वधु का मूल्य चुकाता है। ठीक है बच्चों, ये दहेज के बिल्कुल उल्टा है। वर पक्ष कन्या पक्ष को वधु का मूल्य चुकाता है और उसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। लिख लेंगे, सामान्यतया विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से जाता है और इसमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है और जिसे क्या कहा जाता है? दापा कहा जाता है। ठीक है ना? कुछ अलग अलग इंटरेस्टिंग से शब्द हैं, अलग अलग इनकी मान्यताएं हैं और इन्हीं के बारे में तो हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी प्रकार बच्चों एक प्रथा होती है गोल गाधेड़ो प्रथा, ये भी बहुत रोचक है। इसके अंतर्गत एक युवक अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हुए किसी भी विवाह योग्य युवती से विवाह कर सकता है। तो इसमें लिखेंगे हम, इस प्रथा के दौरान कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है, यानी वो व्यक्ति अब अधिकारी हो जाता है यदि उसने शूरवीरता का प्रदर्शन किया है। तो ये प्रकृति पूजक होते हैं और ये नाग देवता की भी पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं। मैंने आपको बताया था जनजातियों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। इनके महत्वपूर्ण पर्व हैं होली और दीपावली। बच्चों इसी प्रकार एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेला है बेणेश्वर मेला। क्या है? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है और 3 नदियों का संगम स्थल है वहाँ पर, सोम, जाखम और माही नदियाँ। ये देखिए बच्चों, सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी, ये तीनों नदियों का संगम है बेणेश्वर धाम पे। और बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में है। माघ महीने की पूर्णिमा पर, जो अक्सर जनवरी और फरवरी में आता है, यहाँ पर मेला भरता है। बहुत रोचक मेला होता है और ऐसे कहते हैं ये भीलों का कुंभ मेला भी होता है। जितना महत्व कुंभ का है उतना ही महत्व बेणेश्वर के मेले का भी होता है। तो लिखेंगे इसके बारे में, राजस्थान में सोम, जाखम एवं माही से बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख बेणेश्वर मेला जनवरी फरवरी माह में लगता है, जो कब आता है? माघ महीने में पूर्णिमा पे। ये मेला शिव की आराधना हेतु लगता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपातकाल में ढोल बजाकर सभी को एकत्रित कर लिया जाता है और फायरे फायरे कहते हैं। क्या कहते हैं? फायरे फायरे। ऐसा कहने से क्या होगा? लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये इनका क्या है? रण घोष है। उसी प्रकार जो मार्गदर्शक होता है उसे बोलावा कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोलावा। इनका जो सामाजिक जीवन है वो भी बहुत रोचक है। ये पितृवंशीय गोत्र के होते हैं और इसमें बहुत सारे अटक होते हैं, यानी कि भाग होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विवाह भी प्रचलित है, जैसे कि मोर बांदिया विवाह।
मोर बांधिया विवाह साधारण विवाह होता है। अग्नि के समक्ष फेरे लेकर यह विवाह किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला विवाह है अपहरण विवाह। अब आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, किसी युवती का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया जाता है। देवर विवाह, यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो महिला जब अपने देवर से विवाह कर लेती है तो उसे देवर विवाह कहा जाता है। उसी प्रकार एक विनिमय विवाह है, इसमें वर और वधू का आदान प्रदान किया जाता है, इसे कहते हैं विनिमय विवाह। एक और विवाह है सेवा विवाह। यदि कोई युवक वधू पक्ष के किसी व्यक्ति की सेवा करके उनका दिल जीत लेता है तो उसे क्या कहेंगे? सेवा विवाह कहेंगे, यानी सेवा करने से उस युवक को अपनी पत्नी की प्राप्ति होगी। अगला है क्रय विवाह। इसमें हमने क्या देखा था? अभी दापा देखा था। दापा के अंतर्गत भी क्या होता है कि कन्या का मूल्य चुकाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? क्रय विवाह। तो बहुत सारे रोचक विवाह हैं इनके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और शब्दों से भी हम अपना परिचय कर लेते हैं, जैसे कि गमेती। बता चुकी हूँ, गमेती कौन होता है? गांव का मुखिया होता है, बड़े गांव का मुखिया होता है। ठीक है। भोपा कौन होता है? झाड़ फूंक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भोपा कहते हैं। और भगत यानी धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? भगत कहते हैं। तो आप नोट करेंगे, गमेती गांव का मुखिया, भोपा झाड़ फूंक करने वाला और भगत धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाला व्यक्ति। ठीक है बच्चों, इनके प्रमुख नृत्यों के बारे में लिखेंगे। प्रमुख नृत्य हैं इनके गवरी और घूमर। उसी प्रकार स्थानीय लोक देवता हैं धराल, बिरसा मुंडा, कालाजी कोराजी, माताजी, गोविंद गुरु और लसोड़िया महाराज। अगला बिंदु है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। बच्चों, भीलों के जीवन में भी आधुनिकता का समावेश हो रहा है। इनकी बोली चाली, इनके पहनावे पर, इनके रीति रिवाजों पर आधुनिकता का प्रभाव दिखने लगा है। इन क्षेत्रों में सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग, विद्यालय, अस्पताल, परिवहन की सभी सुविधाएं अब इन क्षेत्रों में होने लगी है। तो बच्चों लिख लेंगे इसके बारे में भी। बाह्य संस्कृति के संपर्क में आने से इसके पहनावे, बोलचाल और रहन सहन में तेजी से बदलाव आ रहा है। सरकारें आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार और बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और बच्चों, अब भील क्षेत्र के जो लोग हैं पढ़ाई लिखाई करने लगे हैं और वो सरकारी नौकरियों में भी आने लगे हैं। तो बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग था भील जनजाति के बारे में पढ़ना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगले भाग में हम मिलेंगे गोंड जनजाति के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।